आपका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अमर ऑफिशियल में हार्दिक स्वागत है। मेरे इस चैनल के तमाम वीडियो ज्ञानवर्धन और मनोरंजन से भरपूर हैं, जिन्हें आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज हम चर्चा करेंगे हिंदी पाठ्य पुस्तक की एक कहानी, आंखों देखा गद्दर, जिसके लेखक हैं विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर। विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर का जन्म 1828 ईस्वी में महाराष्ट्र के रायगढ़ में वरसई नामक ग्राम में हुआ था और इनका मुख्य काम पुरोहिती, कर्मकांड एवं कृषि था। इन्होंने अपने जीवन में मराठी में एक ही पुस्तक लिखी, माझा प्रवास, यानी कि मेरा प्रवास, जिसमें इन्होंने अपने प्रवास के दौरान आंखों देखा गद्दर का वर्णन किया है। यानी कि 1857 ईस्वी में जो स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई हुई थी, उसका वर्णन इन्होंने अपनी आंखों से देखा हुआ किया है। ये मार्च 1857 में बैलगाड़ी से यात्रा करते हुए कई क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए झांसी पहुंचे थे। चूंकि वो बैलगाड़ी, घोड़ा और हाथी का ही जमाना था और कई दिनों तक रुककर झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के बीच जो लड़ाई हुई थी, अपनी आंखों से जो उन्होंने देखा, अपनी उस पुस्तक माझा प्रवास में वो वर्णन किया है। और उसी मराठी पुस्तक को हिंदी के हमारे महान लेखक अमृतलाल नागर ने हिंदी में अनुवाद करके उसे प्रकाशित किया। तो इस आंखों देखा गद्दर में कई दिन तक उस लड़ाई को जो विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर ने झांसी में रहते हुए लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के बीच में जो देखा, जस का तस वर्णन इन्होंने इस कहानी में किया है। जैसा कि हम सब जानते हैं, यह पाठ सिर्फ एक हिंदी विषय का ही पाठ नहीं है, बल्कि हमारे भारतीय इतिहास का भी एक स्वर्णिम पाठ है कि तमाम कविताओं में, प्रसंग में हम पढ़ते हैं, बुंदेले हर बोलों की मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। तो शुरू में अंग्रेज हर तरीके से दबाव बना रहे हैं झांसी की रानी को कि आप अंग्रेजों से संधि कर लीजिए, उनकी अधीनता स्वीकार कर लीजिए, आपको क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी। लेकिन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को, चाहे उस समय तमाम जो स्वतंत्रता जो भी सेनानी थे, इनके खिलाफ खड़े हुए, चाहे वो जगदीशपुर के वीर बाबू कुंवर सिंह हों, मंगल पांडे हों, तात्या टोपे हों, नाना साहेब हों, तो इन लोगों ने अंग्रेजों से जम के लोहा लिया। तो उसी समय झांसी में जो लड़ाई हुई थी, उसका वर्णन इसमें किया गया। शुरू में कई दिन तक
अंग्रेजी पलटन बार बार समूह बनाकर, टोली बनाकर झांसी पर आक्रमण करके कब्जा करने का, अपने अधीन लेने का भरपूर प्रयास की। लेकिन अंग्रेजों की उस पलटन को, उन सिपाहियों को रानी लक्ष्मीबाई के सिपाहियों ने पूरी बहादुरी के साथ लड़ते हुए मार गिराया और कई दिन परास्त किया। लेकिन अंग्रेज भी पीछे हटने वाले नहीं थे। ब्रिटिश हुकूमत पूरे भारतवर्ष पर अपना परचम लहराना चाहती थी। वो साम दाम दंड भेद हर प्रकार की नीति अपना रही थी। अंग्रेजी पलटन भी झांसी के अगल बगल में अपना डेरा डाले हुए थी। हर तरीके से यह जानकारी ले रही थी कि किस तरीके से, किस उपाय से, किस ओर से हमला करने पर, किस समय हमला करने पर झांसी हमारे अधीन आ जाएगा और झांसी की फौज को हम कैसे परास्त कर सकते हैं। वो हर हथकंडा अंग्रेज और उसकी पलटन अपना रहे थे। और इसी युद्ध के दौरान कभी अंग्रेजों की पलटन भारी पड़ती थी तो कभी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की फौज, उनके सिपाही अंग्रेजों पर भारी पड़ते थे। लेकिन अंग्रेजों की फौज के आगे अंत में धीरे धीरे इनका झांसी पर कब्जा होते गया और इनका मनोबल भी बढ़ता गया। तब अंत में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई स्वयं अपने जितने भी बचे खुचे बहादुर सैनिक थे, अंतिम दिन खुद नेतृत्व करते हुए, घोड़े पे सवार होते हुए, अपने दत्तक पुत्र को पीछे बांधे हुए लेकर के अपने भरोसेमंद सिपाहियों के साथ रात में निकलती हैं, सामने से युद्ध करते हुए, अंग्रेज सिपाहियों को मारते हुए, किसी तरह बचते हुए झांसी से निकल जाती हैं। और अंग्रेजी पलटन इनके किले में धीरे धीरे प्रवेश करके कब्जा कर लेती है और इनका पीछा करते हुए फौज की कुछ टुकड़ी आगे भी बढ़ती है। आगे की कहानी में वर्सईकर ने बताया है कि इनको बाहरी कुछ राजाओं की भी मदद मिली, जिसमें तत्या टोपे भी शामिल थे। लेकिन वो मदद बहुत कारगर साबित नहीं हुई। अंग्रेजों की फौज भी तेजी से बढ़ती गई, ज्यादा संख्या में इसके सैनिक जमा होने लगे। तो अपने बचे हुए कुछ सैनिकों के साथ झांसी की रानी ने मुंहतोड़ जवाब देना जारी रखा और उसी जंग में लड़ते हुए इन्हें एक गोली लगती है और फिर अंग्रेजी फौज के एक सिपाही की तलवार भी इनके पैर पर लगती है, जिसे धाराशायी होकर ये गिरने लगती हैं। फिर तात्या टोपे इन्हें किसी तरह संभाल के वहां से लेके भागने में कामयाब होते हैं, जहां पे इस वीरांगना का प्राणांत होता है और तात्या टोपे अपने कुछ सिपाहियों के साथ किसी प्रकार इनका दाह संस्कार करते हैं। और यहीं पे वर्सईकर ने अपनी आंखों से इस युद्ध को देखते हुए अपनी लेखनी से इससे वर्णित किया है। वर्सईकर ने लिखा है कि मैं तो बैलगाड़ी से यात्रा करते हुए मैं पुरोहिती
कर्मकांड में अपने यजमान के बुलावे पर जगह जगह भ्रमण करता था। वहाँ कर्मकांड कथा पूजा करवा करके फिर दूसरे जगह मुझे जाना होता था। और उसी लड़ाई के दौरान मैं वहाँ झांसी में पहुँच गया था। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से मेरा परिचय भी हुआ था और मेरा ये सौभाग्य कहिए कि उस महान वीरांगना को अपनी फौज के साथ ब्रिटिश सिपाहियों से बहादुरी के साथ जो लड़ते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा था, उसकी प्रशंसा में मैं जितना लिखूं उतना कम ही होगा। और अंत में वो वीरांगना अपनी मातृभूमि के लिए, हमारे देश के लिए लड़ते हुए शहीद हो गई और स्वर्गलोक को प्राप्त की और इतिहास में अपना नाम अमिट छाप छोड़ के गई। तो इस प्रकार से विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर ने अपनी आंख से जो झांसी की रानी और अंग्रेजी फौज के बीच जो गद्दर को देखा, उन्हीं प्रसंग को, घटना को उन्होंने अपनी कहानी में पंक्तिबद्ध किया है। और इस पाठ में भी कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें हमें बढ़िया से अवलोकन करके दिमाग में रखना चाहिए, उसका अर्थ जानना चाहिए कि पर्यायवाची शब्द के रूप में भी, समानार्थी शब्द के रूप में भी परीक्षा में आए या पूछा जाए तो आसानी से हम उसका उत्तर दे सकें, जवाब दे सकें। जैसे एक शब्द है गोलंदाज। गोलंदाज का अर्थ है गोला दागने वाला, यानी कि तोप में गोले को डाल करके लड़ाई में जब उसको दागा जाता है तो जो दागते हैं वे गोलंदाज कहे जाते हैं, यानी कि गोला दागने वाला। अगला शब्द है रैयत। रैयत का अर्थ होता है प्रजा, जनता। अगला शब्द है त्रास। त्रास का अर्थ होता है भय, डर। फिर एक शब्द आया है बम्बा। बम्बा का अर्थ है पानी ले जाने वाला बड़ा कनस्तर, जो उस समय इस्तेमाल होता था। अगला शब्द है नाकाबंदी। नाकाबंदी का अर्थ होता है घेराबंदी, जब चारों ओर से घेर लिया जाता है तो नाकाबंदी होती है। अगला शब्द है बुर्ज, यानी कि किले का सबसे ऊपरी गोलाकार हिस्सा। अगला शब्द है पलटन। पलटन का अर्थ होता है सेना, फौज। अगला शब्द है ग्रास। ग्रास का अर्थ है नेवाला। फिर एक शब्द आया है नरसिंहा। नरसिंहा का अर्थ है एक प्रकार का वाद्य यंत्र जो युद्ध में बजाया जाता है, उसे नरसिंहा कहते हैं। उस समय इस्तेमाल किया जाता था युद्ध में। अगला शब्द है बिगुल। बिल्कुल नरसिंहा की तरह है। बिगुल भी एक प्रकार का वाद्य यंत्र है जो युद्ध में बजाया जाता है। इस प्रकार से ये सब तमाम शब्द जो हैं, जो अवलोकन करने लायक हैं, तो इन शब्दों को पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द के रूप में कहीं भी पूछा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।